आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में। एक तरफ प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शोहदों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों को सख्त हिदायत देते हैं, अपराधियों को यमराज से मिलाने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में महिलाओं के साथ अपराध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक रोज पहले ही लखीमपुर में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप कर उसकी आंख फोड़ देने की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। राजधानी लखनऊ से जुड़ा एक मामला भी सामने निकल कर आया है, जहां बच्ची को स्कूल ले जाने वाले ऑटो ड्राइवर ने बच्ची को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ घिनौनी हरकत की, उसे कई बार होटल भी ले गया। तो वहीं बरेली से कलेजों को चीर कर रखने वाली घटना सामने आई है, जहां छेड़छाड़ का विरोध करने पर 2 शोहदों ने छात्रा को ट्रेन के आगे फेंक दिया। इस हादसे में छात्रा के दोनों पैर और एक हाथ कट गए और उसकी कई हड्डियां भी टूट गईं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, रेप से लेकर हत्या के मामलों में कमी नहीं आ रही है, जबकि प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं से जुड़े मामले में कभी सख्त नजर आती है। योगी जी शोहदों को अगले चौराहे पर यमराज से मिलाने की बात करते हैं। आइए पिछले 5 सालों में महिलाओं के प्रदेश में कितने रेप केस दर्ज हुए हैं उन पर नजर डालते हैं। तो साल 2017 में 32,000 रेप के मामले सामने आए थे एनसीआरबी के मुताबिक ये, और साल 2018 में 33,000 रेप के मामले सामने आए। तो एनसीआरबी की ये आंकड़े बता रहे हैं साल 2019 में 32,000 रेप केस सामने आए थे। तो ये हम आपको एनसीआरबी के सारे आंकड़े बता रहे हैं। साल 2020 में 28,000 रेप के मामले सामने आए थे, और वहीं साल 2021 में 31,000 रेप के मामले सामने आए थे। एनसीआरबी के मुताबिक देश में कितने रेप हुए हैं ये सारे अभी हमने आपको बताया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सागर जुड़ चुके हैं। सागर, देखिए जिस तरीके से लगातार योगी सरकार शोहदों को लेकर सख्त हिदायत देती है कि अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ जो अपराध की घटनाएं सामने आ रही है रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जी बिल्कुल नंदनी, आपने बहुत बेहतरी विश्लेषण किया, क्योंकि एक तरफ सीएम योगी यमराज को दिखाने की बात करते हैं, तो वहीं ऐसे सौदे, ऐसे जो मानसिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। सबसे बड़ी घटना अभी तकरीबन 72 घंटे भी नहीं हुए, 72 घंटे पहले ही लखीमपुर खीरी में घटी थी, जिसमें एक छात्रा के साथ एक 10वीं उम्र की छात्रा के साथ एक नृशंस हत्या की गई, जिसमें उसकी आंखें भी निकाल दी गई और उसके जो मुंह पे मट्टी भी भर दी गई। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर, उसके बाद लखनऊ में एक घटना हुई। लखनऊ में एक रिक्शा ड्राइवर है, वो लगातार कई दिनों से, कई महीनों से उनकी एक छात्रा को 10वीं में 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा को स्कूल ले जाता था और वहाँ से वापस लाता था। उसके बाद उसकी नीयत जहाँ खराब हुई तो उसने मौका देखकर छात्रा को किसी किनारे ले जाकर ऑटो में ही रेप कर दिया और कई बार धमकाने की कोशिश भी की। तो कहीं ना कहीं देखिए एक सवाल ये पैदा होता है कि सीएम योगी की जो मंशा है कि जाहिर सी बात है अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश रहे, लेकिन ऐसे अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश कहाँ से रह सकता है? आप खुद इस बारे में विश्लेषण कर सकती हैं और किया भी है कई बार। प्राइम टीवी ने सारे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ऐसे सौदे हैं, इन पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो मामला हुआ है बरेली वाला, बरेली में एक छात्रा के साथ जो है 2 सौदों ने मिलकर उस छात्रा को छेड़खानी के विरोध में छात्रा को ट्रेन के सामने फेंक दिया, जहां पर उसके 2 पैर कट गए और एक हाथ कट गई। छात्रा की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है, उसे वहां से अस्पताल ले जाया गया स्थानीय लोगों की मदद से, और फिलहाल पुलिस लगातार जो सौदे हैं उनकी तलाश में जुटी है। फिलहाल अभी तक पुलिस के हाथ खाली बताया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ बात करेंगे बरेली की बात करेंगे, हालांकि लखनऊ की बात करेंगे तो वहाँ पर जिसने दुष्कर्म किया था, इसरार नाम का व्यक्ति था, उसकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन कई ऐसे और भी लोग हैं जो इस पूरी घटनाओं को कहीं ना कहीं छिपा लेते हैं, चाहे वो समाज के डर से हो, चाहे रिश्तेदारों के डर से हो, चाहे फिर कोई भी आरोप प्रत्यारोप के डर से हो। जी देखिए सागर, जब इसके पहले योगी सरकार थी तो वह कहीं ना कहीं सत्ता में दोबारा यही कहकर आई थी कि कहीं ना कहीं योगी सरकार में बेहतर कानून है, सुशासन प्रशासन बेहतर सख्त है। लेकिन जब इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आम जनता भी परेशान है, महिलाएं एकदम डरी हुई हैं, और कहीं ना कहीं देखिए अब सवाल प्रशासन और सरकार से भी होता है। जी बिल्कुल नंदनी, एक तरफ देखिए सीएम योगी पिंक स्कूटी की बात करते हैं, जी। ठीक है, तमाम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, सीएम योगी के तमाम
तमाम सुरक्षाओं की दावे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे दावे फेल हो जाते हैं। कई बार ऐसी हत्याएं हमने कई बार देखने को मिली और कई बार देखने को सुनी भी है। लखीमपुर तो हालांकि लखीमपुर की बात बताऊं तो तितुनिया में भी इससे पहले भी बहुत बड़ा नृशंस कांड हुआ था, जिसने पूरे भारत को हिला तक के रख दिया था। मीडिया ने लगातार इस पूरी घटना की कवरेज की थी, लेकिन ऐसे शौहदों, ऐसे जो मानसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी लगातार बढ़ोतरी हो रही, ना कि उनकी कमी हो रही है। मुझे लगता है कि शायद इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी ने संज्ञान तो लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग जो हैं उनके लिए एक अलग सख्त से सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है, ताकि वो ऐसी जो घटना है, ऐसी दुष्कर्म की घटना है, जो ऐसी शर्मिंदगी वाली घटना है, इस घटना को अंजाम ना दे सके और एक अतुल्य भारत, एक अतुल्य उत्तम प्रदेश बन के रह सके। जी जी सागर, देखिए, जहां महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें आगे किया जाता है ताकि वो समाज में आगे बढ़ सके, लेकिन ये सारी घटनाएं जिस तरीके से बताया जा रहा है, ऑटो में जो ऑटो ड्राइवर ले जा रहा है वो बच्ची के साथ घिनौनी हरकत करता है, लोग ऑटो में बैठने से महिलाएं डरती हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की अब कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और देखिए, गाड़ियों में ऑटो हो चाहे तमाम जो बस हो, उसमें इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। चाहे दिल्ली वाला निर्भया कांड हो, चाहे अभी हाल ही की बात हो, पीजीआई इलाके में जो है ऑटो ड्राइवर ने एक 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया, उसके बाद दुष्कर्म किया। फिलहाल देखिए, ये लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे पीएम मोदी की सरकार हो, वो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए तमाम ऐसी योजनाएं तो चलाती हैं, जी लेकिन वो योजनाएं देखिए कहीं ना कहीं फेल साबित होती नजर आ रही है। आए दिन हमें ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है। अभी आपने पिछले 5 सालों का आंकड़ा भी पेश किया था, जी कई हज़ार रेप हुए, कई हज़ार लोगों को सजाएं भी हुई, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो घटनाएं हैं, हर 24 घंटे में कहीं ना कहीं हम यूपी के 75 जिलों में से कहीं ना कहीं हमें सुनाई दे ही जाती हैं। और पूरे भारत की बात करो तो यहाँ लाखों में ऐसे केस होते हैं और कुछ केसेस दबा दिए जाते हैं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अगर बात करें पीएम मोदी की और सीएम योगी की, योजनाएं तो बहुत है, लेकिन उन्हें धरातल पर उतारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाल ही में कई योजनाएं जो है महिला सुरक्षा को लेकर सरकार ने आगे बढ़ाई, सरकार ने प्रस्ताव रखा, लेकिन कहीं ना कहीं वो अगर देखा जाए तो पूरी तरह से वो फेल साबित नजर आ रही है। जी जी, क्या लगता है सागर, अभी और कितनी सख्ती की जरूरत है ताकि महिलाएं अपने आप को और सुरक्षित महसूस कर सकें। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, सख्ती की ज़रूरत तो है और अलग से कानून बनाने की ज़रूरत भी है, क्योंकि देखिए ऐसे शौदे हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे मानसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इनकी लगातार बढ़ोतरी हो रही, कमी नहीं आ रही है। सीएम योगी लगातार देखिए गुंडों माफिया पर तो नकेल कस रहे हैं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इन लोगों पर भी नकेल कसना ज़रूरी है। हाँ, कहीं ना कहीं देखिए सजाएँ भी होती हैं, लोग पकड़े भी जाते हैं, जो दुष्कर्म के आरोपी हैं वो पकड़े भी जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है? कहीं ना कहीं देखिए एक फेलियर माना जा सकता है, सिस्टम का फेलियर भी माना जा सकता है, या फिर कुछ कानून में ऐसे बदलाव होने चाहिए ताकि ऐसे मानसिक प्रवृत्ति के लोग इन सब ऐसे कानूनों को देख के घबराए और उनकी रूह कांप जाए, ताकि वो ऐसी घटना को कारित करने की बिल्कुल भी ना सोचें। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फिल्मी सीन बना डाला और लखनऊ में जेपीएनआईसी पर जोरदार हंगामा शुरू हुआ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ माल्यार्पण करने के लिए जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंचे थे, लेकिन इसके पहले ही एनडीए ने जेपीएनआईसी के गेट पर ताला लगा दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव फिल्मी स्टंट मारकर जेपीएनआईसी का गेट फांद कर अंदर दाखिल हो गए। इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी को दी गई थी और उन्होंने एलडीए को पत्र लिखकर परमिशन भी मांगी थी, लेकिन एलडीए ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए गेट पर ताला लगवा दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने कानून बनाया कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से नुकसान की वसूली की जाएगी, लेकिन सरकार जेपीएनआईसी को नष्ट कर रही है और उसकी कोई देखरेख नहीं हो रही है। इसके लिए तो सरकार को मुआवजा देना चाहिए। इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि महान समाजवादी विचारक, सामाजिक न्याय के प्रबल प्रवक्ता लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर अब क्या सपा को माल्यार्पण करने से रोकने के लिए ये टीम की चदरें लगाकर जेपीएनआईसी का रास्ता रोका जा रहा है। सपा प्रवक्ता अमीक जमई के मुताबिक परमिशन न देते हुए एलडीए ने कहा कि सुरक्षा कारणों से अंदर नहीं जाने दिया गया है,
लेकिन अमईक चमाई ने सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी लगातार स्वच्छता अभियान की बात कहती है, पर वो जयप्रकाश जी के स्मृति में बने स्थान पर साफ सफाई में पीछे रह रही है। तो क्या इस बात का स्वच्छता अभियान का है? इस पूरे प्रकरण के बाद सूत्रों के मुताबिक सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर एफआईआर की अटकलें तेज हो गई हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है। जनता की शक्ति के सामने सरकार की शक्ति का कुछ असर नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस लगा करके यहाँ रोक रहे हैं। अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किससे पूछें। तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा था। इसलिए मजबूरी में जिस तरीके से हर बार माल्यार्पण करने हम समाजवादी लोग आते थे, मुझे याद है जब उद्घाटन हुआ था, नेताजी यहाँ आए थे, नेताजी से मैंने उद्घाटन करवाया था। एकमात्र देश में समाजवादी नेता के लिए एक ऐसा म्यूजियम बना जिसमें उसके जीवन के बारे में लोग प्रेरणा ले सकते हैं। जो आंदोलन उन्होंने चलाए थाली बजा करके, वो उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि सरकार के खिलाफ और लोकतंत्र में कैसे आवाज उठाई जा सकती है। आप आवाज दबाने का काम कर रहे हैं उन समाजवादियों को, उन आने वाली पीढ़ी को जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सपना देखा है उन्होंने। ये वही म्यूजियम है जो पूरे उनके जीवन के बारे में बताता है, उसको बंद कर रहे हैं। अपनी कौन सी नाकामी छिपा रहे हैं, अपनी कौन सी ऐसी चीज छिपा रहे हैं जिससे जनता को नहीं आने देते। न केवल ये म्यूजियम जो पीछे बड़ी इमारत है, बड़ी बिल्डिंग है, जो कभी नेताजी ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने और उस समय के समाजवादी लोगों ने इसका शिलान्यास किया था। एक सरकार आई जिसने काम नहीं होने दिया, उसके बाद समाजवादी सरकार ने, पिछली सरकार ने इसको शुरू किया। और न केवल भारत में, बल्कि अगर ये बिल्डिंग बनकर के तैयार हो जाती तो दुनिया में एक पहचान बनती बिल्डिंग की कि हाँ, जेपी के नाम पर, जिसने इतने बड़े देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया, लोगों को जागरूक किया और एक आवाज दी उन्होंने। और मुझे लगता है कि देश की जनता को एक बार फिर इस सरकार की ताकत के खिलाफ लड़ना होगा और बिना जनता की शक्ति के लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म बचने वाला नहीं। जो आवाज उन्होंने दी थी। समाजवादी पार्टी को अराजकता, गुंडई पसंद है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आचरण से सिद्ध हो गया है। जिस ढंग से दीवार कूद करके, दीवार फांद करके वहां जाकर के उन्होंने माल्यार्पण किया है, जिस बिल्डिंग को एलडीए ने, विकास प्राधिकरण ने सील करके रखा था, उनको कानून से कोई मतलब नहीं है। कानून के आसपास भी गुजरना नहीं चाहते। हमेशा कानून तोड़ करके अराजकता फैलाना समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है। अगर इसी ढंग से अच्छा कूदना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जानते हैं तो उनको एशियन गेम्स में जाकर के भारत के लिए कुछ और मेडल लाने पर काम करना चाहिए था। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, जो कुछ भी आज जेपीएनआईसी में हुआ उसको सभी ने देखा। चौंकाने वाली बात यह रही कि अखिलेश यादव गेट फांद कर अंदर चले गए, उन्होंने माल्यार्पण किया। समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार यही सवाल किया जा रहा है कि आखिर आज उन्हें क्यों रोका गया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है, अगर बात की जाए तो इस देश का हर विचारधारा का व्यक्ति जो है उनको मानता है, उनको पसंद करता है। बात की जाए तो 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय लोकनायक ने पूरी सरकार के खिलाफ जो है एक माहौल खड़ा किया था, जिसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जो सरकार से लड़ता है, उसकी सरकार गिर जाती है। तो आप सोच समझ सकते हैं कि कितना जो है वो समाजवादी विचारधारा के लोग हो या दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हो या किसी भी विचारधारा के लोग हैं, लोकनायक को सभी पसंद करते हैं। और हर साल उनकी जयंती पर तमाम बड़े कार्यक्रम होते हैं। समाजवादी पार्टी हर साल उनकी जयंती पर जो है वो कार्यक्रम आयोजित करती है। उस कार्यक्रम में कई बड़े नेता भाग लेते हैं। बात की जाए जेपीएनआईसी की, तो समाजवादी पार्टी सरकार में अखिलेश यादव का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसको बनाया जा रहा था। लेकिन सरकार जब पलटी तो जो काम था वो रुक गया। उसके बाद
जिस तरीके से लगातार वहाँ पे अव्यवस्थाएं हैं। हर साल अखिलेश यादव वहाँ जाते हैं, माल्यार्पण अर्पित करते हैं। इस साल भी वहाँ जाने का फैसला किया और प्रतिमा को साफ कर माल्यार्पण किया, लेकिन प्रशासन के द्वारा वहाँ पे ताले लगाकर उनको रोकने की हिदायत दी गई। सुरक्षा कारण इसके पीछे वजह बताया गया, लेकिन बात की जाए तो गेट को फांद कर जो अखिलेश यादव उस पार पहुंचे, माल्यार्पण किया, प्रतिमा को साफ किया और उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा कि पता नहीं है सरकार क्या चाहती है, कि यहाँ पे टीन शेड लगा के ताले लगाकर लोगों को रोकने का काम कर रही है, समाजवादी पार्टी को रोकने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक फिल्मी सीन क्रिएट हुआ वहाँ पे, और इस सीन की वजह से उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं आज का दिन राजधानी लखनऊ में काफ़ी जो है वो राजनीतिक माहौल के हिसाब से एक अलग परिदृश्य देखा गया, जहाँ समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता जो है अपने नेता के साथ खड़े दिखाई दिया। साफ तौर पर वो सभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमलावर भी थे। विवेक, देखिए एक लंबा ट्वीट भी उन्होंने किया। अखिलेश यादव ने कहा कि क्या आप माल्यार्पण करने के लिए हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा, तो वो भी सही। इसके बाद लगातार उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला भी बोला है। मेरा फोन कट गया। तो देखिए संपर्क टूट गया है हमारा विवेक से। हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से आज जेपीएनआईसी में देखा गया कि अखिलेश यादव, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि वो गेट फांद कर अंदर जाते हैं। वहां पर जगत प्रकाश नारायण की आज जयंती है, जहां पर उन्होंने माल्यार्पण किया। इसके बाद वो फिर वापस आ गए, लेकिन लगातार सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला। समाजवादियों को क्यों रोका गया, तमाम तरह के ऐसे प्रशासन से सवाल भी किए गए। तो अखिलेश यादव ने ये एंट्री ली, उसके बाद उन्होंने माल्यार्पण भी किया, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। वहीं एलडीए की तरफ से हवाला दिया गया था कि साफ सफाई नहीं है, वहां पर बहुत ही ज़्यादा घास जम चुके हैं, इसीलिए गेट पर ताला लगा दिया गया है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने आज जमकर हंगामा भी किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता वहां पर आज पहुंचे हुए थे। अखिलेश यादव गेट फांदते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद वो जाते हैं अंदर, माल्यार्पण करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो आज जेपीएनआईसी में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। समाजवादी पार्टियों की तरफ से भी जेपीएनआईसी का गेट फांदकर अखिलेश यादव ने अंदर एंट्री मारी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, लगातार वो अराजकता फैलाते हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं विवेक की तरफ। विवेक, देखिए उप मुख्यमंत्री ने भी समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। आज उन्होंने ये दिखा भी दिया। देखिए, अगर बात की जाए अखिलेश यादव के इस सीन को देखकर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है और उनके इस कृत्य से ये साफ पता चलता है। साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने साफ तौर पर ये बताया है कि माल्यार्पण करने के लिए, सिर्फ माल्यार्पण करने के लिए वो गेट फांद के उस पार गए। ये दिखाता है कि सत्ता की कितनी चाहत है उनको, सत्ता के पास कितनी जल्दी सत्ता पाना चाहते हैं। एक ऐसे व्यक्ति के लिए वो माल्यार्पण करने जा रहे हैं जिसने सत्ता को त्याग दिया, जिसकी एक हुंकार ने सत्ता को बदल के रख दिया। तो कम से कम जिस व्यक्ति के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जा रहे हैं उसके जीवन से कुछ सीख लेते, ऐसा सुरेश खन्ना ने भी तंज कसा है। बात की जाए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी को इस मुद्दे पर घेरे हुए है, वहीं समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शिवपाल यादव सहित कई ऐसे नेता हैं। खुद अगर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी भारतीय जनता पार्टी सरकार को जमकर निशाना साधा है। साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि अखिलेश यादव से भारतीय जनता पार्टी की सरकार डर गई है। आने वाले समय में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी प्रदेश में एक बड़ी मार्जिन से बात की जाए तो जीतते हुए नजर आएगी। पीडीए का जो फार्मूला है उस पर समाजवादी पार्टी खरी उतरेगी और उत्तर प्रदेश की जनता भी ये सब देख रही है किस प्रकार से लोकतंत्र को दबाया जा रहा है और किस तरीके से किसी की आवाज को जो है वो दबाया जा रहा है। यहाँ पे साफ तौर पर पूरा ठीकरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने फोड़ा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में एनआईए का पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े अन्य संगठनों पर एक्शन जारी है। एनआईए इनके तमाम ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। खबर के मुताबिक लखनऊ में मदेगंज के बड़ी पकड़िया इलाके में एक ही मोहल्ले के 3 घरों में एनआईए की छापेमारी चल रही है। इस दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे इलाके को सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया है। आसपास बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिसकर्मी तैनात है। लखनऊ के अलावा यूपी के अन्य जनपदों बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर, हरदोई में भी एनआईए की छापेमारी की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली समेत करीब दर्जन भर जगहों पर एनआईए की छापेमारी जारी है। तो एनआईए का एक्शन लगातार पीएफआई से जो कनेक्शन है उस पर छापेमारी की जा रही है। पीएफआई से जुड़े संगठनों पर आज एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, लगातार एक बार फिर से एनआईए ने छापेमारी की है पीएफआई के कई ठिकानों पर। देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से बात की जाए पीएफआई को लेकर के, जो पीएफआई के जो एजेंट हैं उनके सदस्यों के घरों पर जिस तरीके से एनआईए की टीम लगातार जो छापेमारी कर रही है, क्योंकि बात की जाए बुधवार की सुबह से ही, यानी कि सुबह 5 बजे के करीब से ही लगातार ये छापेमारी शुरू हुई। और वो छापेमारी केवल राजधानी लखनऊ में ही नहीं, यूपी के कई जिलों समेत दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कई और महाराष्ट्र समेत कई जगहों पर पूरी तरीके से छापेमारी की गई थी। क्योंकि अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ एक काफी सक्रिय यहाँ पर माना जा रहा था, क्योंकि यूपी का जो सबसे सक्रिय जिले की बात की जाए वो राजधानी लखनऊ था। क्योंकि राजधानी लखनऊ में कई ऐसे पीएफआई के जो एजेंट हैं वो पूरी तरीके से सक्रिय दिख रहे थे। क्योंकि अगर बात की जाए जिस तरीके से पीएफआई को 5 सालों के लिए बैन किया गया था, इस मामले को लेकर के 8 राज्यों के द्वारा जिस तरीके से लगातार इस मामले को लेकर के आवाज उठाई जा रही थी, पीएफआई को जो बैन करने की मांग की जाती थी, उन सभी मांगों को लेने के बाद जिस तरीके से इसको बैन किया गया था, लेकिन बैन होने के बावजूद लगातार पीएफआई की जो बात की जाए वो सक्रिय सदस्य था। क्योंकि इसके साथ जो इसके अध्यक्ष की बात की जाए पीएफआई के, उसके द्वारा लगातार जो बेरोजगार युवा थे उनको अपनी तरफ जोड़ने का जो काम किया जा रहा था, उन सभी मामलों को लेकर के बात की जाए राजधानी लखनऊ का जो मदेगंज इलाके का खदरा है और खदरे का जो बड़ी पकड़िया का इलाका है, वहां पर लगभग 3 मकानों में ये छापेमारी चल रही थी। सुरक्षा के घेरे की अगर बात की जाए नंदनी जी, तो वहां पे जो सुरक्षा का घेरा जो मजबूत किया गया था उस दौरान, फिर चाहे बात की जाए पुलिस लाइन से जो पुलिस बुलाई गई थी, पैरामिलिट्री की बात की जाए वो थी, इसके साथ जो एनआईए की टीम स्थानीय पुलिस का सहयोग लेकर के वहां पर जो छापेमारी कर रहे थे, उस छापेमारी के दौरान काफी घेरा मजबूत किया गया था। जो गलियों की एक बात की जाए, जो 2 गलियां थी, उन गलियों को पूरी तरीके से सील कर दिया गया था, यानी कि उस जगह पर किसी तरह का आवागमन नहीं था। और इस दौरान जिस तरीके से छापेमारी की गई थी, कई घंटे जो छापेमारी चली थी, उस छापेमारी के दौरान जो सूत्रों के द्वारा बताया गया है वो ये बताया गया कि जो छापेमारी थी, उस छापेमारी में कुछ किताबें जब्त की गई हैं, कुछ डायरियां जब्त की गई हैं। इसके साथ ही जो उनके पास से जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की बात की जाए, जो मोबाइल फोन है वो अपने हिरासत में लिया गया। लेकिन इसके साथ ही जो जिन घरों पे जो छापेमारी चल रही थी, उन सभी को हिरासत में लेकर के मदेगंज थाने ले जाया गया। वहां पर भी घंटों एनआईए की टीम उन सभी से पूछताछ कर रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तरीके से एनआईए के जो अधिकारी हैं उनके तरफ से इस मामले को लेकर के किसी तरह का भी अभी तक बयान नहीं दिया गया कि आखिर इस मामले में क्या कुछ छापेमारी में बरामदगी हुई है या फिर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि पिछले साल जिस तरीके से जो मुकदमा दर्ज हुआ था, पिछले साल जो गिरफ्तारियां हुई थी, छापेमारी की गई थी, उसमें भी जो लोग गिरफ्तार हुए थे, अभी हाल ही के दिनों की अगर बात की जाए जिस तरह से गिरफ्तारी हुई थी, उन सभी मामलों को लेकर के पूरी छापेमारी हुई। लेकिन अगर आज की बात की जाए जिस तरीके से मदेगंज इलाके में जो छापेमारी हुई, इसके साथ ही अगर सूत्रों की माने तो पुराने लखनऊ में भी टीम जो पहुंची थी, लेकिन पुराने लखनऊ में जी करीम, देखिए जिस तरीके से देश के अन्य जगहों पर छापेमारी चल रही है, चाहे वो कई राज्यों के महाराष्ट्र हुआ, राजस्थान हुआ, यूपी के कई जिलों में छापेमारी हुई है, तो क्या लगता है अभी आने वाले दिनों में और कौन कौन से जिलों में छापेमारी चल सकती है? देखिए नंदनी जी, साफ तौर से इस मामले में जिस तरीके से जो अधिकारी को बयान नहीं आया, लेकिन जो एनआईए के जो सूत्र हैं उनके द्वारा तो साफ तौर से कहा जा रहा है जिस तरीके से आज राजधानी लखनऊ समेत कई प्रदेशों में पूरी तरीके से छापेमारी हुई थी, और कहीं ना कहीं इसमें ये भी कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे जो पूछताछ की जा रही है, पूछताछ के बाद अभी ये छापेमारी और जगहों पर भी हो सकती है। फिर चाहे बात की जाए जो सहारनपुर की बात की जाए, ऐसे कई जो जिले सामने आ रहे हैं उन सभी जिलों पर ये छापेमारी देखने को मिल सकती है। और जो गिरफ्तारियों के आंकड़ों की बात की जाए, जो पिछले साल जो एटीएस ने भी इस मामले को लेकर के जो कार्रवाई की थी, पिछले साल जो 2 दर्जन से अधिक लोगों की जो गिरफ्तारियां की गई थी, तो कहीं ना कहीं कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से एनआईए की टीम अब ये जो छापेमारी कर रही है पीएफआई फंडिंग को लेकर के, उसमें कहीं ना कहीं इस बार भी जो गिरफ्तारियों के आंकड़े हैं वो भी लगातार बढ़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि पुराने लखनऊ की अगर बात की जाए, पुराने लखनऊ में भी एनआईए की टीम पहुंची थी, लेकिन जिस तरीके से बताया जाए गुपचुप तरीके से पूरी पूछताछ हुई और गुपचुप तरीके से ही पूछताछ के बाद एनआईए की टीम वहां से निकल आई। लेकिन जो मदेगंज इलाके की बात की जाए, वहां पे 1
साथ 3 घरों पे जो छापेमारी चल रही थी, वहां पर जो इलाका है वो पूरी तरीके से छावनी में तब्दील करते हुए पूरी तरीके से छापेमारी हुई थी कि किसी तरह से सुरक्षा का जो घेरा है वो ना टूट सके। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमौसी और चारबाग बस अड्डों के साथ शॉपिंग मॉल बनेंगे। आलमबाग बस अड्डे की तर्ज पर ही इन बस अड्डों को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित किया जाएगा। परिवहन विभाग की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव को मंगलवार को राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में मंजूरी भी मिल गई। वहीं पहले से चयनित गोमती नगर बस अड्डे को विकसित करने के लिए जल्द ही शिलान्यास होगा। परिवहन मंत्री शंकर सिंह ने बताया कि चारबाग और अमौसी बस स्टेशन को भी आलमबाग बस अड्डे की तर्ज पर विकसित करने का प्रस्ताव बनाया गया है। इसके तहत इन दोनों बस स्टेशनों पर भी नीचे बस अड्डा बनेगा और ऊपर शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, भूमिगत पार्किंग, दुकानें, फूड कोर्ट भी सुविधाएं ऐसी तमाम दी जाएंगी। हमारे जो बस अड्डे हैं उसको हम लोग आधुनिक हवाई अड्डा की तरह बनाने जा रहे हैं, जिसमें 5 बस अड्डे हमारे तो चिन्हित हो चुके हैं। इसी नवरात्र में ही माननीय मुख्यमंत्री जी जो समय देंगे तो उसका शिलान्यास कराना है। उसमें लखनऊ का भी एक अपना बस अड्डा एक बस अड्डा है और अभी 18 बस अड्डों को एक लखनऊ का है, एक आगरा का है, एक गाजियाबाद का है जो अभी हमारे 5 स्वीकृत हो चुके हैं और 18 के लिए आज टेंडर के लिए भी आज हम लोगों ने स्वीकृति लिया है कैबिनेट से। रसूलाबाद अलीगढ़ में एक है हमारा और अयोध्या का एक बहुत बड़ा है, अयोध्या के अंदर मैंने एकदम मेन हाईवे पर है, उसको भी हम करने जा रहे हैं। और गोरखपुर रेलवे स्टेशन के सामने ये 18 बस अड्डों को ये टेंडर में आज के बाद ये टेंडर इसका लग जाएगा और बहुत जल्द इसको जो है हम लोग हवाई अड्डा की तरफ बनाएंगे, जिसमें सभी सुविधा रहेगी। वहाँ पर अच्छे लाउंज होगा, महिलाओं को बैठने के लिए व्यवस्था रहेगी, उसमें मार्केटिंग के लिए मॉल होगा, होटल्स होंगे और भी बहुत जो आधुनिक चीजें, इसमें कुछ बहुत सारी चीजें जो भी सुझाव मिले हैं उसको सब इंक्लूड कर दिया गया है। तो इसको एक बेहतर बस अड्डा बनाने का एक है, उसकी भी स्वीकृति आज प्राप्त हो गई। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रितेश जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए अब बस अड्डों पर तमाम सुविधाएं दी जाएंगी, शॉपिंग मॉल रहेंगी, खाने पीने की चीजें अब उपलब्ध रहेंगी। जिस तरीके से निर्माण किया गया था वो सन 2016 में बन करके पीपीपी से बनाया गया था। वहां पर आलमबाग बस अड्डे को अगर आप देखेंगे तो एक आधुनिकता के तौर पर बनाया गया है। वहां पर जो सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाएं, उसको एक पीपीपी मॉडल से जो बनाया गया था उसमें नीचे भूमिगत पार्किंग बनाई गई है, लाउंज बनाए गए हैं, मॉल बनाए गए हैं। तो इस तरीके से कैबिनेट में ये मंजूरी मिली है 5 बस अड्डों को। हालांकि इसमें 18 बस अड्डे शामिल है, कुल मिला के 23 बस अड्डों को उत्तर प्रदेश के पीपीपी मॉडल फिर से बनाना था। तो इसके विषय में जानकारी जो परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह है उन्होंने जानकारी दी है कि जो बस अड्डे है, लखनऊ का जो पहला बस अड्डा होगा वो एक अमौसी एयरपोर्ट के पास में है, वहां का बस अड्डा होगा। उसके बाद जो जानकारी मिल रही है विभूति खंड में एक बस अड्डा है, वो अमौसी एयरपोर्ट के तरफ से बनाया जाएगा। यानी इस बस अड्डे जो नए बनाए जाएंगे, इन बस अड्डों का नाम बस पोर्ट के नाम से जाना जाएगा। तो ऐसे में आधुनिकता के दौर में पूरे उत्तर प्रदेश में ये चीजें लागू होने वाली हैं और इससे जनता को और यात्रियों को खासा सुविधाएं मिलने वाली हैं। कब तक ये सारी सुविधाएं आप जनता को मिलने लगेंगी? जी रितेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी, बताया जा रहा है कि जिस तरीके से आधुनिक तरीके से बस स्टेशनों को बनाया जाएगा, बस अड्डों में अब सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, जैसे कि शॉपिंग मॉल, खाने पीने की सारी चीज़ें और महिलाओं के लिए अलग से सिटिंग बेंच बनाया जाएगा। तो तमाम तरह के ऐसे बस अड्डों पर अब सुविधाएं जल्द ही, चाहे वो चारबाग हुआ, चाहे वो लखनऊ के अन्य जो बस स्टेशन है, वहाँ पर सारी ये सुविधाएँ दी जाएंगी। अमौसी चारबाग बस स्टेशन को अब वहाँ पर मॉल भी बनाए जाएंगे। तो नीचे से बसें जाएंगी, भूमिगत पार्किंग भी बनाया जाएगा और अब तमाम तरह की सुविधाएं बस अड्डों पे मिलेंगी। तो एक बार फिर से रुक करते हैं रितेश की तरफ। रितेश, ये सारी सुविधाएं कब तक आम जनता को मुहैया कराई जाएंगी? क्या इसकी भी कोई तिथि डेट आ चुकी है क्या? देखिए, कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बयान दिया है और कहा है कि नवरात्र में
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ ही जो है इसका पूजन कराया जाएगा। तो इसका शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। तो ऐसे में लखनऊ का जो डीवीपी खंड है और अमौसी एयरपोर्ट है और चारबाग है, इन सब के लिए एक निविदा भी खोली गई है जिसमें टेंडरिंग की प्रक्रिया होगी। यानी जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो जो विकसित करेंगे, जो विकास करेंगे इसका, उनको इसमें जोड़ा जाएगा। एक प्रक्रिया के तहत पूरी तरीके से, जैसे चारबाग का जो बस अड्डा है वहां पर अगर ये पीपीपी मॉडल किस पे बनाया जाता है तो वहां पर भूमिगत पार्किंग बनाई जाएगी, मॉल्स बनाए जाएंगे, दुकानें बनेंगी, वहां पे खान पान की व्यवस्था होगी, फूड कोर्ट होगा। ऐसे में जो यात्रियों को सुविधाएं मिलने वाली है वो जिस तरीके से पीपीपी मॉडल पर बनाई जाएंगी बस अड्डे, वहां पर वो पूरी आधुनिकता के तौर पर बनाए जाएंगे। जैसे कि कोई भी बस अड्डा बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए आपने आलमबाग बस अड्डे को बनाया गया है, उसी तरीके से अगर चारबाग पर यह कार्य शुरू होता है तो एक निजी हाथों में इसकी भागदौड़ होगी। उसके बाद वहां पर ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तैयार होने के बाद जनता को वो सुविधाएं वहां पर मिलेंगी जैसा एक एयरपोर्ट पर सुविधाएं दी जाती हैं। तो ऐसे में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों ही नवरात्र में ही यहाँ का शिलान्यास पूजन कार्यक्रम कराया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज के लिए 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।